नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। आज हम हल करने वाले हैं कक्षा 4 के लिए इस अभ्यास पुस्तिका को। आप यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी विकास मंच के द्वारा इस अभ्यास पुस्तिका को अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। आप वहाँ पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने भी इसे वहीं से डाउनलोड किया है। इनकी वेबसाइट का एड्रेस आप यहाँ पर देख सकते हैं www.internationalhindiolympiad.in। यहाँ पर आप पूरा सिलेबस देख सकते हैं, कौन कौन से टॉपिक आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, जहां से प्रश्न पूछे जाएंगे। आप इसको ध्यान से आराम से पढ़ सकते हैं और सभी टॉपिक जो यहाँ पर दिए गए हैं, जो ये आपका सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, इसको आप तैयार कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं व्याकरण की सामान्य जानकारी में स्वर और व्यंजन हम पढ़ते हैं, मात्राएं हम पढ़ते हैं, र के रूप हम पढ़ते हैं, शुद्ध शब्दों के बारे में हम पढ़ते हैं, संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों की पहचान करना, क्रिया लिंग और वचन के बारे में हम पढ़ते हैं, पर्यायवाची और विलोम शब्द, शब्द लड़ी से उचित शब्द बनाना हम पढ़ते हैं, हिंदी में गिनती का सही क्रम और 1 से 30 तक गिनती आपकी कक्षा में हिंदी में पूछी जाएगी। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, बिंदु और चंद्र बिंदु, बिंदु को हम क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। चंद्र बिंदु को हम क्या कहते हैं? अनुनासिक। विराम चिन्ह, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, शुद्ध शब्द, राष्ट्रीय प्रतीक, खाली स्थान भरकर वाक्य बनाना और अपठित गद्यांश। ये आपका पाठ्यक्रम है, ये आपका पूरा सिलेबस है और ये जो टॉपिक दिए गए हैं उनको धीरे धीरे करके आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। किसी भी व्याकरण की पुस्तक से आप इनकी तैयारी कर सकते हैं। साथ में हिंदी ओलंपियाड की तरफ से संकल्प नाम की एक पुस्तक आती है जो विशेष रूप से हिंदी ओलंपियाड परीक्षा के लिए आती है। आप इनकी वेबसाइट पर जाकर उस पुस्तक के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद आप इसे अपने घर पर मंगा सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आप ये और महत्वपूर्ण जानकारी देख सकते हैं, इसे आप आराम से रोककर पढ़ सकते हैं। आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से टॉपिक दिए गए हैं इस अभ्यास पुस्तिका में, जहाँ से सवाल पूछे गए हैं। और अगर हम इस पूरी अभ्यास पुस्तिका का एक बार अच्छे से अभ्यास कर लेते हैं तो बहुत सारे प्रश्न हमें अपनी हिंदी ओलंपियाड की परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। इस अभ्यास पुस्तिका में कुल 18 पाठ दिए गए हैं और 18 टॉपिक आप कह सकते हैं, जिनसे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी हम यहाँ पर जानेंगे। लेकिन एक वीडियो में ये सारे के सारे पाठ हल करना हमारे लिए संभव नहीं हो पाएगा। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आपके लिए देखना भी मुश्किल है, मेरे लिए बनाना भी मुश्किल है। तो हम कोशिश करेंगे इस पूरी अभ्यास पुस्तिका को 2 भाग में मिलकर हम इसे क्या कर लें, पूरा कर लें। एक भाग में हम कोशिश करेंगे आधे पाठ के बारे में बातचीत करेंगे और दूसरे भाग में इस पूरी अभ्यास पुस्तिका को हम क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। तो आइए देखते हैं पहला पाठ किससे संबंधित है और कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं भाषा और लिपि के बारे में जानकारी है। और आप चौथी कक्षा के विद्यार्थी हैं तो पहली कक्षा में, दूसरी कक्षा में, तीसरी कक्षा में भाषा और लिपि के बारे में आपने जरूर पढ़ा है। अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या होती है? तो अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या होती है? रोमन। अंग्रेजी को हम किस में लिखते हैं? रोमन में लिखते हैं। उर्दू को हम फारसी में लिखते हैं और हिंदी को हम किस में लिखते हैं? देवनागरी में। लिखकर प्रकट नहीं होती, तो जो बोली होती है वो हम बोलते हैं, उसको लिखित रूप में हम प्रकट नहीं करते, भाषा को हम लिखते हैं। देवनागरी क्या है? तो देवनागरी लिपि का नाम है। हिंदी भाषा की लिपि, संस्कृत भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। बातचीत करना है तो जब हम बातचीत करते हैं तो बोलते हैं, और बोलते हैं तो भाषा का कौन सा रूप है? मौखिक रूप है। हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, बार बार पूछा जाता है। तो 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस भी मनाते हैं, लेकिन आपको आगे का जो सन है वो भी आपको याद होना चाहिए। तो 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है और इसकी लिपि का नाम क्या है? देवनागरी। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही हो जाता है? यहाँ पर पहला विकल्प सही हो जाता है। व्याकरण क्या है? तो व्याकरण में हम भाषा के नियम के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे शुद्ध भाषा लिखी जाती है और कैसे शुद्ध भाषा पढ़ी जाती है। व्याकरण है तो व्याकरण में हम नियम पढ़ते हैं भाषा को शुद्ध लिखने के लिए, शुद्ध बोलने के लिए। तो भाषा के शब्दों का संग्रह ऐसा तो नहीं। भाषा के नियमों की जानकारी कहाँ मिलती है? व्याकरण में। भाषा के वर्णों का संग्रह तो बिल्कुल भी नहीं। दूसरा विकल्प सही है। व्याकरण हमें बताता है, तो व्याकरण क्या बताता है कि कैसे हमें भाषा का सही प्रयोग करना है। शब्दों का सही प्रयोग कह सकते हैं, वाक्यों का सही बनाना कह सकते हैं, लेकिन भाषा प्रयोग का सही तरीका, तो सबसे सही विकल्प कौन सा है? तीसरा। मराठी भाषा की लिपि है तो मराठी भाषा की लिपि क्या होती है? देवनागरी। जैसे हिंदी की लिपि देवनागरी है, संस्कृत की देवनागरी है, वैसे ही मराठी भाषा की लिपि भी क्या होती है? देवनागरी। फारसी किसकी होती है? उर्दू भाषा की। रोमन किसकी होती है? अंग्रेजी की। पंजाबी भाषा की लिपि है तो पंजाबी भाषा की लिपि क्या होती है? गुरुमुखी होती है। पहला विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा।
अरुणाचल प्रदेश की भाषा कौन सी है? तो अरुणाचल प्रदेश आप देख सकते हैं पूर्वी भारत का हिस्सा है और यहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती है? मोनपा। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत है, कौन सी भाषा बोलते हैं? मोनपा। तीसरा विकल्प क्या है? सही है। हिंदी, संस्कृत व नेपाली भाषा की लिपि है। तो तीनों भाषाओं की लिपि एक है। अगर आपको पता है हिंदी की क्या होती है तो बाकी की भी एक ही होगी, यानी कि देवनागरी। और पंजाबी की क्या होती है? गुरुमुखी होती है। अंग्रेजी की क्या होती है? रोमन। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो यहाँ पर 3 वाक्य हैं, ध्यान से आप पढ़ लीजिए और कौन सा शुद्ध है आपको पहचान करनी है। पेड़ पर से पत्ते गिर रहे हैं। पेड़ पर से पत्ते गिर रही हैं। पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। तो देखो पर से लगाने की जरूरत नहीं है और गिर रही है तो बिल्कुल ही गलत है। तो पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, बहुत सारे हैं। तो यहाँ पर तीसरा विकल्प क्या है? सही है। अपनी बात बोलकर दूसरों तक पहुंचाने को हम क्या कहते हैं? और लिखकर पहुंचाते हैं तो क्या होता है? लिखित भाषा होती है। और संकेत के माध्यम से पहुंचाते हैं तो क्या हो जाती है? सांकेतिक। अखबार में कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो अखबार को आप पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं, तो यानी कि पढ़ने के लिए वहाँ पर कौन सी भाषा होती है? लिखित भाषा होती है। भाषा कहते हैं तो यहाँ पर परिभाषा पूछ ली गई है। मन के भावों के आदान प्रदान के साधन को हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। अपनी बात दूसरों को बता सकते हैं और दूसरों की बात हम खुद समझ सकते हैं। मन के भावों को ऐसा नहीं है, मन के विचारों को नहीं है। विचारों और भावों का क्या करती है भाषा? आदान प्रदान। एक दूसरे के साथ हम क्या करते हैं? साझा करते हैं। आगे आप यहाँ पर देख सकते हैं वर्णमाला और मात्राओं से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। तो हिंदी वर्णमाला के बारे में आपने जरूर पढ़ा है, पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा। हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन होते हैं? तो व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। 33 को हम क्या कहते हैं? 33 भी हम कहते हैं। वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो जैसे व्यंजन 33 होते हैं, स्वर हमारे कितने होते हैं? 11 होते हैं। और ये बार बार ये सवाल पूछे जाते हैं। मात्रा वाला स्वर नहीं है तो यहाँ पर किसकी मात्रा नहीं लगती है? अ की कोई मात्रा नहीं होती। आ की मात्रा हम ऐसे लगाते हैं और ऋ ऋषि की मात्रा हम नीचे लगाते हैं। श्र में कौन से व्यंजन है? तो ये हमारा संयुक्त व्यंजन है। और श्र जो होता है वो किससे मिलकर बनता है? ये वाला जो श और यहाँ पर र, श्र। तो पहला विकल्प क्या है? सही। और ये जो क और श ये किसको बनाता है? ये अक्ष को बनाता है। और ज और य और यहाँ पर हलंत आना चाहिए, ये किसको बनाता है? ये हमारा ज्ञ, ज्ञानी को बनाता है। तो संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं जिनके बारे में आपको ध्यान रखना है। अंग को कहा जाता है तो ये जो बिंदु होता है उसको हम क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। और चंद्र बिंदु को हम क्या कहते हैं? अनुनासिक कहते हैं। अनुस्वार की आवाज जो होती है वो नाक से निकलती है और अनुनासिक की आवाज कहाँ से निकलती है? नाक और मुंह दोनों से निकलती है। ड वर्ण कौन से वर्ग का है? तो आप पढ़कर देख लीजिए। क ख ग घ ड़, च छ ज झ य, ट ठ ड ढ ण। ड वर्ण कौन से वर्ग का है? तो आप देखो तीनों वर्ग के बारे में अगर जानते हैं तो आराम से पहचान कर सकते हैं। क ख ग घ और अड़। ये देखो ये वाला ड नहीं है, साधारण ड है। च में क्या आते हैं? च, छ, ज, झ और ये। और ट वर्ग में क्या आता है? ट, ठ और ड। तो ये देखो ये वाला ड कहाँ पर आता है? ट वर्ग में आता है। ट, ठ, ड और ढ ढक्कन और न। तो इस तरीके से अगर आप अच्छे से लिखकर देख लेते हैं तो आपसे गलतियां नहीं होती हैं। तो ट वर्ग में हमारा क्या आता है? ढ आता है। अनुनासिक को कहते हैं तो अभी हमने देखा था चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु क्या होता है? अनुनासिक होता है। और बिंदु हमारा क्या होता है? अनुस्वार होता है। और विसर्ग हमारे क्या होते हैं? इस तरह से हम 2 बिंदु के रूप में लिखते हैं। केला में मात्रा है तो केला में क के ऊपर ये जो मात्रा लगी है ये हमारी किसकी मात्रा है? एक ही मात्रा है। और अगर यहाँ पर 2 मात्रा हम लगाते तो किसकी मात्रा होती? इस तरह के बड़े एक ही मात्रा। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं मिसप्रिंट है, टाइपिंग एरर है। और अगर ल के ऊपर मात्रा की बात करें तो यहाँ पर किसकी मात्रा है? आ की मात्रा है। तो देखो सारे जो विकल्प है गलत लिखे गए हैं। ये मात्रा तो बिल्कुल नहीं आएगी। ये जो मात्रा होती है वो 2 मात्रा के रूप में लिखी जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या होना चाहिए था? ऑप्शन में हमारा या तो ए होना चाहिए था या फिर हमारा क्या होना चाहिए था? आ होना चाहिए था। तो देखो टाइपिंग एरर हो जाती है। आंख बंद करके हम बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते किसी भी प्रश्न पर और किसी भी उत्तर पर। तो थोड़ा सा आपको जांच करनी चाहिए। आगे बढ़ जाते हैं। ध वर्ण किस वर्ग का है? तो देखो त, थ, द, ध। ठीक है, त वर्ग में क्या आता है? आपका ध आता है। तो आप देख लीजिए। पुस्तक में मात्रा है तो पुस्तक में आप देख सकते हैं प के ऊपर छोटे ऊ की मात्रा है और छोटा ऊ ये आपका यहाँ पर हो जाएगा। पुस्तक में छोटे ऊ की मात्रा है तो दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। किस शब्द में अनुनासिक का प्रयोग हुआ है? तो देखो अनुनासिक आप समझ ही गए होंगे। जहां पर चंद्र बिंदु लगता है तो यहाँ पर गांव क्या है? अनुनासिक का।
मरीज की मात्रा है तो मरीज में देखो र के ऊपर बड़ी ई की मात्रा लगी है, बड़ी ई की मात्रा, तो यहाँ पर पहला विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कृपण शब्द में क वर्ण में कौन सी मात्रा है, तो नीचे जो हम ये मात्रा लगाते हैं सी के आकार की मात्रा लगाते हैं और बोलने में री की आवाज आती है, कृपण, तो ये हमारी क्या होती है, री की मात्रा, तो क के नीचे क्या लगी है, री की मात्रा, दूसरा विकल्प सही है। नूतन शब्द के न वर्ण में कौन सी मात्रा है, तो देखो नूतन में बड़े ऊ की मात्रा है, इस तरीके से हम बड़े ऊ की मात्रा लगाते हैं। अनुस्वार को भी कहते हैं तो अनुस्वार को हम क्या कहते हैं, बिंदु भी कहते हैं, तो यहाँ पर दूसरा क्या है, विकल्प सही है। आगत क्या होता है, जैसे डॉक्टर, डॉक्टर में ये हमारा क्या होता है, आगत होता है, जो अंग्रेजी भाषा से आया है, और चंद्र बिंदु क्या होता है आपका, इस तरीके से लिखा जाता है, जिसको हम अनुनासिक भी कहते हैं। प्यारे बच्चों, आगे आप देख सकते हैं संयुक्त व्यंजन से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं और आप सभी जानते हैं संयुक्त व्यंजन हमारे कितने होते हैं, 4 होते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये हमारे 4 क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन वाला शब्द है तो देखो अभी हमने देखा 4 होते हैं, तो देखो ज्ञानी में क्या है, संयुक्त व्यंजन का प्रयोग है, इन दोनों में नहीं है। संयुक्त व्यंजन वाला शब्द नहीं है, नहीं है पूछा है, तो देखो यज्ञ में भी लगा है, त्रिशूल में भी लगा है, मछली में नहीं है। पक्का शब्द में प्रयुक्त हुआ है तो पक्का, पक्का ये जो होता है हमारा, एक तो आधा क और फिर पूरा क, तो इस तरीके से 2 व्यंजन एक जैसे 2 बार आते हैं, तो वहां पर क्या होता है, द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन वाला शब्द नहीं है, नहीं है पूछा है तो सच्चा और लट्टू ये है, और कक्ष हमारा क्या है, संयुक्त व्यंजन वाला शब्द। वक्र शब्द में प्रयुक्त हुआ है तो वक्र में आप देख सकते हैं, देखो क के नीचे क्या लगा है, र, वक्र, तो ये नीचे जो लगता है, पैर में जो लगता है, इसे हम क्या कहते हैं, पदेन, और जैसे कर्म अगर हम लिखते हैं तो कर्म में जो ऊपर लगा है उसको हम क्या कहते हैं, रेफ, तो यहाँ पर दूसरा विकल्प क्या है, सही है। श्रमिक शब्द में है तो श्रमिक में आप समझ ही गए होंगे, श्र और श्र हमारा क्या होता है, संयुक्त व्यंजन। बिल्ली शब्द में व्यंजन है तो बिल्ली में आप समझ ही गए होंगे, आधा ल और फिर उसके बाद पूरा ल, तो इस तरीके से 2 व्यंजन एक के बाद एक आते हैं तो वो क्या होते हैं, द्वित्व व्यंजन, और ये बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है, तो आप समझ ही गए होंगे, कहाँ पर है, मिट्टी, आधा ट और फिर पूरा ट। किस शब्द में र व्यंजन नहीं है, तो देखो र व्यंजन नहीं है, तो देखो प के नीचे र, पदेन, और ये देखो ट्र के नीचे, ट के नीचे र आ गया, और पृथ्वी में प के नीचे, ये बोलने में र जैसा लगता है पृथ्वी, लेकिन ये री ऋषि की मात्रा है, तो नहीं है पूछा है तो पृथ्वी में री ऋषि की मात्रा है, बाकी में क्या लगा है, र। चम्मच शब्द में प्रयुक्त हुआ है तो चम्मच में आप देख सकते हैं आधा म और फिर पूरा म, तो ये क्या होता है, द्वित्व व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में पहला व्यंजन क्या होता है, पहला व्यंजन तथा दूसरा व्यंजन पूरा होता है, तो पहला व्यंजन क्या होता है, आधा होता है। आप देखिए संयुक्त व्यंजन जब हम बनाते हैं, मान लीजिए आप क्या बनाते हैं, त्र बनाते हैं, तो आधा त और फिर दूसरा क्या होता है, पूरा र होता है, तो पहले क्या होता है, आधा होता है और दूसरा क्या होता है, पूरा होता है। बच्चा शब्द में प्रयुक्त हुआ है तो बच्चा में आप समझ ही गए होंगे, इस तरह के हमारे क्या होते हैं, च और च, तो ये क्या है, द्वित्व। नेत्र में प्रयुक्त हुआ है तो त्र हमारा क्या होता है, संयुक्त, तो यहाँ पर क्या है, संयुक्त व्यंजन। तो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे आप, इनको बड़े आराम से कर सकते हैं। आप देखो ये हमने पहले भी अभी डिस्कस किया है, कर्म शब्द में र का रूप है, तो जो ऊपर र लगता है इस तरीके से वो क्या होता है, रेफ, और जो नीचे लगता है वो क्या होता है, पदेन। पर्व में प्रयुक्त हुआ है तो देखो पर्व में ऊपर लगा है तो ऊपर क्या होगा, रेफ, और पदेन क्या होगा, नीचे लगेगा, और नुक्ता क्या होता है, नुक्ता हमारा इस तरह से जो बिंदु लगता है, अरबी और फारसी के, उर्दू के जो शब्द होते हैं वहां पर क्या लगता है, नुक्ता। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप संज्ञा से संबंधित प्रश्नों को देख सकते हैं, और संज्ञा एक ऐसा टॉपिक है जो हर परीक्षा में पूछा जाता है। अगर हिंदी भाषा से संबंधित कोई भी प्रतियोगी परीक्षा है तो वहाँ पर संज्ञा से संबंधित सवाल अवश्य पूछा जाता है। नाम वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, आपने पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा में भी संज्ञा पढ़ी है। नाम वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा है तो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु व स्थान के नाम को क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक। तो जयपुर विशेष नाम है, और यहाँ पर पेड़ और कुर्सी, ये क्या है, पेड़ कोई भी हो सकता है, कुर्सी भी कोई भी हो सकती है, तो व्यक्तिवाचक क्या है, जयपुर, और ये दोनों क्या है, जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा है तो यहाँ पर आप देखिए लड़का और चिड़िया दोनों ही क्या है, जातिवाचक। जहाँ पर विशेष होते हैं वहाँ पर व्यक्तिवाचक होते हैं, और जो पूरी जाति के बारे में जानकारी देते हैं वो क्या होते हैं, जातिवाचक। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा नहीं है, नहीं है पूछा है, ध्यान से आपने देखना है। तो आम किसी का नाम है, और सेना पूरी जाति के बारे में जानकारी देती है, तो यहाँ पर क्या है, अच्छा। अच्छा क्या होता है, विशेषण। दया, बलिदान, चालाकी, ठगी कैसे शब्द हैं, तो किसी के ऊपर दया दिखाना, बलिदान देना, चालाकी करना, ठगी करना, ये भाव होते हैं जिनको हम महसूस कर सकते हैं, और भाव हमारे क्या होते हैं, भाववाचक संज्ञा में आते हैं।
गुण दशा अवस्था का बोध कराने वाली संज्ञा क्या होती है? तो किसी के गुण दशा या अवस्था के बारे में हम महसूस करते हैं, और महसूस करते हैं तो क्या होता है? भाववाचक संज्ञा। पहला विकल्प क्या है? सही। पर्वत शब्द है तो पर्वत आप देख सकते हैं पूरी जाति के बारे में बोध कराता है, तो ये क्या है? जातिवाचक। और हिमालय पर्वत होता तो क्या हो जाता? विशेष नाम होता, तो वो क्या हो जाता? व्यक्तिवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा का सही उदाहरण है तो भाववाचक हम महसूस कर सकते हैं बुढ़ापा। महल नाम है, भारत भी नाम है, लेकिन बुढ़ापा को हम महसूस कर सकते हैं। संज्ञा के मुख्य भेद हैं, तो संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है तो जातिवाचक संज्ञा में क्या आ जाता है? देखो, पशु, पशु कोई भी हो सकता है, पूरी जाति के बारे में बोध करा रहा है। कोमल क्या होता है? कोमलता का भाव होता है, या विशेषण में भी हम प्रयोग करते हैं। कोमलता होता तो क्या होता? भाव होता। और कोमल क्या है? कोमल विशेषता बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। और पढ़ाई क्या है? ये भी भाव है। तो यानी कि पशु क्या है? पूरी जाति का बोध कराता है। पहला विकल्प क्या है? सही है। रोहन खुशी से नाच रहा है, वाक्य में खुशी शब्द है तो खुशी को हम महसूस कर सकते हैं, और ये क्या है? भाव है, तो भाववाचक संज्ञा। गाय घास खा रही है, वाक्य में गाय शब्द है तो गाय क्या है? गाय पूरी गाय जाति के बारे में जानकारी दे रहा है, कोई भी गाय हो सकती है, तो ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा। क्रिकेट शब्द है, क्रिकेट शब्द में जातिवाचक संज्ञा है। ये किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु व स्थान का नाम नहीं है। कभी कभी हमें लगता है ये विशेष खेल का नाम है, लेकिन ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में नहीं आएगा। ये हमारा क्या है? जातिवाचक संज्ञा। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? पहला विकल्प सही हो जाएगा। अगर हम कहें भारतीय क्रिकेट टीम, तो वो विशेष नाम हो जाता है। भारतीय क्रिकेट टीम की बात हो रही है तो वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो सकता है, लेकिन यहाँ पर क्रिकेट शब्द क्या है? जातिवाचक संज्ञा। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं क्रिकेट एक कीड़ा भी होता है जिसका नाम होता है क्रिकेट, जो उड़ता है और जो बारिश के मौसम में दिखाई देता है। तो यहाँ पर क्रिकेट शब्द जो है वो कीड़े के अर्थ में भी लिया जा सकता है और खेल के अर्थ में भी लिया जा सकता है, और दोनों ही शब्द हमारे किस में आते हैं? जातिवाचक संज्ञा में। अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं, वाक्य में अध्यापक शब्द है। अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं तो अध्यापक जाति के बारे में पता लग रहा है, बहुत सारे अध्यापक हैं, पढ़ा रहे हैं, तो ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा। मेरे देश का नाम खालिस्तान है, आसान है। मेरे देश का नाम भारत है। निशा बहुत मेहनती है, वाक्य में निशा किस संज्ञा भेद का उदाहरण है? निशा किसी विशेष लड़की का नाम है, और विशेष नाम को हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। आगे आप लिंग से संबंधित प्रश्नों को देख सकते हैं। हिंदी व्याकरण में 2 प्रकार के लिंग होते हैं, एक हमारा स्त्रीलिंग होता है, एक हमारा पुल्लिंग होता है। तो सदैव पुल्लिंग होते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा पुल्लिंग में प्रयोग किए जाते हैं। हिंदी व्याकरण में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा पुल्लिंग में प्रयोग किए जाते हैं। अगर हम उनका स्त्रीलिंग रूप बनाना चाहते हैं तो उसके आगे हम क्या लगाते हैं? मादा लगाते हैं। पहाड़ों, देशों और ग्रहों के नाम, तो पहाड़ का नाम जो होता है, देश का नाम होता है, ग्रह का नाम होता है, ये हमेशा किस में आता है? पुल्लिंग में आता है। और जो चोटियाँ होती हैं, पहाड़ियाँ होती हैं, लिपि होती है, भाषा होती है, ये हमेशा किस में आती है? नदी का नाम होता है, किस में आती है? स्त्रीलिंग में। नेत्री का पुल्लिंग होगा तो नेता से क्या बनेगा? नेत्री। नेत्रा नहीं होगा, नेत्रा नहीं होगा। नेता और नेता से क्या बनेगा? नेत्री। सम्राट का स्त्रीलिंग होगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है और बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, बेगम नहीं होगा, बादशाह का बेगम होगा। सामग्री, सामग्री तो सामान को कहते हैं। और सम्राज्ञी, सम्राज्ञी किसका होता है? सम्राट का स्त्रीलिंग रूप। बैल खूंटे से बंधा है, वाक्य में बैल है तो बैल क्या है? पुरुष जाति का बोध कराता है, ये हमारा क्या है? पुल्लिंग है। और बैल का स्त्रीलिंग क्या होता है? गाय। स्त्रीलिंग शब्द नहीं है तो यहाँ पर देखो, झील, झील बहुत सुंदर है, झील बहुत बड़ी है, नदी बहुत बड़ी है। और पन्ना, पन्ना क्या होता है? ये हमारा स्त्रीलिंग नहीं है। तो वाक्य में प्रयोग करके आप देखोगे तो वहाँ से भी पता लग जाएगा कौन सा शब्द आपका स्त्रीलिंग है और कौन सा आपका पुल्लिंग है। पुल्लिंग शब्द है तो यहाँ पर आप देख सकते हो, रत्ना, रत्ना स्त्रीलिंग है। अनुभव, अनुभव हमारा पुल्लिंग है। मेरा अनुभव अच्छा रहा, मेरी भावना, मेरी भावना। तो वाक्य में प्रयोग करके देखोगे तो वहाँ से आपको पता लग जाएगा कि कौन सा वाक्य हमारा सही है। अगर हम स्त्रीलिंग के हिसाब से वाक्य बनाते हैं, जैसे मेरी अनुभव अच्छी है, तो ये सही वाक्य नहीं लग रहा है। मेरा अनुभव अच्छा है तो मेरा हम किसके साथ लगाते हैं? पुल्लिंग के साथ लगाते हैं। मेरी भावना बहुत अच्छी है तो मेरी भावना, मेरी हम किसके साथ लगाते हैं? लड़की के साथ लगाते हैं। छात्र का स्त्रीलिंग है तो आसान है, छात्र से क्या बनता है? छात्रा, छात्र, छात्रा। सेठ का स्त्रीलिंग होगा तो सेठ से क्या बनेगा? सेठानी। सेठनी नहीं होगा, सेठी याइन भी नहीं होगा, सेठ से सेठानी। गायक से क्या बनेगा? गायक से गायिका बन जाएगा। और गायिका सबसे सही कहाँ पर लिखा है? दूसरे विकल्प में। मेरी मौसी जी बाजार गई है, वाक्य में मौसी शब्द का पुल्लिंग है तो मौसी का पुल्लिंग क्या हो जाएगा? मौसा हो जाएगा। लेकिन देखो, ये मौसा नहीं होगा बल्कि ये वाला सही तरीके से लिखा गया है।
ग्वालिन शब्द का पुल्लिंग है तो ग्वाला से क्या बनेगा? ग्वालिन, ग्वाला, ग्वाल नहीं होगा, ग्वालन नहीं होगा। सहपाठी का स्त्रीलिंग है तो सहपाठी जो हमारे साथ पढ़ने वाला होता है तो क्या हो जाएगा? सहपाठिन, पाठी से पाठिन। सहपाठी का स्त्रीलिंग हो जाएगा, सहपाठिन हो जाएगा, सहपाठी का नहीं होगा। पाठक का पाठिका होता है, पाठी का पाठिन होता है। गंगा हिमालय से निकलती है, वाक्य में गंगा शब्द है तो गंगा क्या है हमारा? गंगा नदी का नाम है और नदी का नाम किस में होता है? स्त्रीलिंग में होता है। अभिनेता, अभिनेता से क्या बन जाएगा? अभिनेत्री। नेता से जैसे नेत्री बनता है ऐसे ही अभिनेत्री, और यहाँ पर मात्राएं सही कहाँ पर लिखी गई है? दूसरे विकल्प में। लिंग कहते हैं तो लिंग हम किसे कहते हैं? जिस शब्द से पुरुष और स्त्री जाति के बारे में पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। और लिंग के दो भेद होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो यहाँ पर लिंग कहते हैं ये पूछा है तो परिभाषा कौन सी सही है? तीसरे विकल्प में सही है। लिंग के बाद आप वचन से संबंधित प्रश्नों को देख सकते हैं और हिंदी भाषा में दो वचन होते हैं, एक हमारा एक वचन होता है, एक हमारा बहुवचन होता है। लेकिन प्यारे बच्चों क्या आप जानते हो संस्कृत भाषा में तीन वचन होते हैं, एक हमारा द्विवचन भी होता है जहां हमें दो वस्तुओं के बारे में जानकारी मिलती है। गीता और सुनीता हैं, सही वचन होगा तो गीता और सुनीता दो हैं और दो क्या होती हैं? सहेलियां। गीता और सुनीता हैं तो गीता और सुनीता दो हैं, बहुवचन है तो क्या हो जाएगा? सहेलियां। आंख का बहुवचन है तो आंख से क्या बन जाएगा? आंखें बन जाएगा, और सही कहाँ पर लिखा है? दूसरे विकल्प में। आंख से आंखें। लड़का पढ़ रहा है, यहाँ लड़का का बहुवचन होगा तो लड़का से क्या बन जाएगा? बहुवचन पूछा है, लड़के, बहुत सारे लड़के। हलवाई समोसा बना रहा है, वाक्य में समोसा का बहुवचन होगा तो समोसा से क्या बन जाएगा? समोसे। धोबिन कपड़ा धो रही है, वाक्य में कपड़ा शब्द का बहुवचन है तो कपड़ा से क्या बनेगा? कपड़े बनेगा, और कहाँ पर सही लिखा है? तीसरे विकल्प में। प्यारे बच्चों जब आप वचन बदलते हैं या लिंग बदलते हैं तो मात्राओं का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। पौधे पर नई कलियां खिली हैं, कलियां का एक वचन होगा तो कली से क्या बनता है? कलियां बनता है, और कली में बड़ी की मात्रा आती है। कथा का बहुवचन होगा तो कथा से बहुत सारी क्या बनती है? कथाएं, तो पहला विकल्प क्या हो जाएगा? सही। आज मैंने 3 कविता पढ़ी, कविता का बहुवचन होगा तो एक कविता होती है और बहुत सारी क्या होती है? कविताएं। दूसरा विकल्प क्या है? सही है। फूल पर कई तितलियां मंडरा रही थी, वाक्य में फूल शब्द का बहुवचन होगा तो फूल एक वचन है और फूलों पर तितलियां मंडरा रही थी तो दूसरा हमारा क्या होगा? सही होगा। बंदर 2 केला खा गया, केला का बहुवचन तो एक केला होता है और बहुत सारे क्या होते हैं? केले। तो देखो यहाँ पर मिसप्रिंट देख सकते हैं, ये भी बिल्कुल एक जैसा लिखा है, ये भी बिल्कुल एक जैसा लिखा है। तो कभी कभी कुछ प्रश्नों में मिसप्रिंट हो जाता है, लिखने में गलतियां हो जाती हैं। तो यहाँ पर देखो दोनों ही विकल्प सही है, लेकिन केला का बहुवचन क्या होगा? केले। तो यहाँ पर तीसरे विकल्प में कुछ और देना चाहिए था, तो एक ही विकल्प सही होना चाहिए था। बच्चे शब्द का एक वचन है तो बच्चे, यानी कि बच्चा से क्या बन गया? बच्चे। क्यारी का बहुवचन होगा तो क्यारी से क्यारियां बन जाएगी, छोटी की मात्रा और चंद्र बिंदु लगेगा। उसने जलेबी बना ली है, जलेबी शब्द का बहुवचन होगा तो जलेबी से जलेबियां, और जब हम जलेबियां बनाएंगे तो बौ पे छोटी की मात्रा और साथ में क्या लगेगा? चंद्र बिंदु। छत्ते पर मधुमक्खी बैठी है, मधुमक्खी शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा? तो मधुमक्खी से क्या बन जाएगा? मधुमक्खियां। तो यहाँ पर मात्राओं का विशेष रूप से ध्यान रखना है। मेरे पास टोपियां हैं तो टोपियां एक वचन क्या होगा इसका? टोपी, और टोपी में क्या लगेगा आपका? बड़ी की मात्रा। आगे आप यहाँ पर देख सकते हैं सर्वनाम के बारे में प्रश्न पूछे गए हैं और संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम। अध्यापक ने उसे शाबाशी दी, वाक्य में सर्वनाम शब्द है तो अध्यापक ने उसे शाबाशी दी, उसे हमारा क्या है? किसी के स्थान पर प्रयोग किया है, कोई व्यक्ति है उसको शाबाशी दी है तो उसे हमारा क्या हो जाएगा? सर्वनाम। निम्न में से कौन सा शब्द सर्वनाम है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राजा, ये तो संज्ञा है, नीला भी संज्ञा है, और तुम क्या है यहाँ पर? सर्वनाम। राम खालिस्तान दिया गया है, भाई है तो राम मेरा भाई है, मुझे नहीं आएगा, मेरा नहीं आएगा तो मेरा भाई है। खालिस्तान दिया गया है, फोन पर बात कर रहा है एक व्यक्ति है तो वह फोन पर बात कर रहा है। मैं फोन पर बात कर रहा है, ये तो सही वाक्य नहीं है। तुम फोन पर बात कर रहा है तो सबसे सही वाक्य किससे बनेगा? वह। आगे खालिस्तान दिया गया है, पत्र लिख रहा हूं तो रहा हूं किसके साथ लगता है? मैं के साथ। मैं पत्र लिख रहा हूं। तो आप इसमें वाक्य में लिख कर देखेंगे और प्रयोग करके देखेंगे तो समझ जाएंगे कौन सा विकल्प सही है। यह पुस्तक खालिस्तान दिया गया है और यहाँ पर कौन सा आएगा? यह पुस्तक किसकी है? प्रश्नवाचक है तो यह पुस्तक किसकी है, तो यहाँ पर कौन सा है? दूसरा विकल्प सही है। सर्वनाम शब्दों के उदाहरण हैं तो सर्वनाम कहाँ पर होते हैं?
मैं, हम, तुम, वह, ये सारे सर्वनाम हैं। कोई, कुछ, कौन, किसका, ये भी सर्वनाम है, क्योंकि ये अनिश्चयवाचक और प्रश्नवाचक सर्वनाम में आते हैं। तो दोनों ही विकल्प क्या है हमारे, सही हैं। खालिस्तान दिया गया है, तुम्हें बुला रहा था। वाक्य में उचित सर्वनाम होगा। वह तुम्हें बुला रहा था, एक है बुला रहा था तो वह आएगा। तुम तुम्हें बुला रहा था गलत है। वे तुम्हें बुला रहा था गलत है। यहाँ पर भी खालिस्तान दिया गया है, यहाँ कब आएंगे, आएंगे बहुत सारे हैं, तो आप कह सकते हैं वह यहाँ कब आएंगे, उसे यहाँ कब आएंगे। तो सबसे सही क्या है, आप यहाँ कब आएंगे। तो आप हम किसी को सम्मान देने के लिए क्या लगाते हैं, आप लगाते हैं, और बहुवचन के तरीके से हम उसमें क्रिया का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर भी एक खालिस्तान दिया गया है, भी मेरे साथ चल सकते हो, तो तुम भी मेरे साथ चल सकते हो। तो इस तरीके से जो विकल्प हमारे पास होते हैं, ऑप्शन होते हैं, उनको फिट करके आप देखो, सबसे सही वाक्य जहाँ पर बनेगा वही विकल्प आपका सही हो जाएगा। कोई कुछ शब्द प्रयोग किए जाते हैं, तो कोई और कुछ जो होते हैं हमें निश्चित जानकारी नहीं होती, अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए हम प्रयोग करते हैं कोई या कुछ। आप, और यहाँ पर खालिस्तान दिया गया है, बोल रहे हैं। वाक्य में उचित प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा, तो आप कौन बोल रहे हैं, दूसरा विकल्प क्या है, सही है। अपना काम स्वयं करना चाहिए। स्वयं क्या होता है, अपने लिए प्रयोग होता है, और अपने लिए जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं वो क्या होता है, निजवाचक। मुझे कुछ पुस्तकें चाहिए। वाक्य में कुछ क्या है, तो कुछ क्या है हमें निश्चित जानकारी नहीं है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यह कार, और यहाँ पर फिर से खालिस्तान दिया गया है, वाक्य में उचित है, तो यह कार हमारी है, आप और मैं नहीं आएगा। तो इस तरीके से इन वाक्यों में उचित सर्वनाम शब्दों का चुनाव करके आपने यहाँ पर चुनाव करना था। तो बड़ी आसानी से तीनों विकल्प जो दिए गए हैं उनको एक बार फिट करके आप देख लेंगे तो आसानी से इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, आगे आप यहाँ पर देख सकते हैं विशेषण से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, और संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, विशेषण। और विशेषण के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं, 4। शेर के दांत नुकीले होते हैं। वाक्य में नुकीले शब्द क्या है, तो नुकीले उसकी विशेषता बता रहा है कि दांत कैसे हैं, नुकीले, तो विशेषण। जिराफ की गर्दन, अब जिराफ की गर्दन बहुत लंबी होती है, तो यहाँ पर कौन सा विशेषण शब्द आ सकता है, लंबी। नीम की दातुन होती है, तो नीम की दातुन कड़वी होती है, नीम कड़वा होता है, तो यहाँ पर कड़वी। ये बच्चे बहुत शरारती हैं। वाक्य में शरारती क्या है, तो बच्चों की विशेषता है, बच्चे कैसे हैं, शरारती हैं, तो ये क्या है, इसकी विशेषता, विशेषण। मेरे पास सफेद खरगोश है, तो खरगोश किस रंग का है, सफेद रंग का है, तो एक गुणवाचक विशेषण में आता है, ये भी इसकी क्या बता रहा है, विशेषता। सफेद शब्द खरगोश की विशेषता बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण संज्ञा की विशेषता बताते हैं, तो परिमाण का मतलब क्या होता है, मात्रा, मात्रा संबंधी विशेषता, और गुणवाचक में गुण संबंधी विशेषता बताई जाती है। गुणवाचक विशेषण का सही उदाहरण है, यह मेरा घर है, यह मेरा घर है, तो यह हमारा क्या है, सर्वनाम है, और घर की विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण होगा। वाह क्या बात है, यहाँ पर देखो विस्मयादि बोधक है, वाह क्या बात है, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा विशेषण है नहीं। बहुत सुंदर पुष्प है, तो पुष्प यानी कि फूल कैसा है, सुंदर है, ये उसका गुण है, तो तीसरे विकल्प में क्या है, गुणवाचक विशेषण। कुछ लोग पार्क में टहल रहे हैं। वाक्य में भेद है, तो कुछ लोग, अब देखो लोग हैं लेकिन कुछ लोग हैं, यानी कि लोगों को हम गिन सकते हैं, तो गिन सकते हैं तो संख्यावाचक विशेषण। और संख्यावाचक विशेषण के भी आगे 2 भेद होते हैं। निश्चित जानकारी होती है, मान लो 5 लोग पार्क में टहल रहे हैं, तो 5 लोग क्या हो जाता है आपका, निश्चित संख्यावाचक। और कुछ लोग हमें नहीं पता कितने लोग हैं, तो अनिश्चित संख्यावाचक। हरे भरे पेड़ पौधे किसे अच्छे नहीं लगते, इस वाक्य में विशेषण है, तो पेड़ पौधे कैसे हैं, हरे भरे। हरे भरे क्या है, विशेषता बताने का काम कर रहे हैं। साक्षी समझदार लड़की है, इस वाक्य में विशेषण है, तो साक्षी जो है वो कैसी लड़की है, समझदार, समझदार उसका गुण है, विशेषता बताने का काम है, तो यहाँ पर क्या है, दूसरा विकल्प सही। यह वह वे ये आदि शब्द भेद हैं, तो यह वह वे और ये सर्वनाम शब्द होते हैं जो विशेषता बताने का काम करते हैं, और ऐसे विशेषण को हम क्या कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण। मैं 1 किलो सेब लाया, यह वाक्य विशेषण का भेद है, तो सेब को हम तोल सकते हैं, 1 किलो है, मात्रा के संबंध में जानकारी है, तो ये क्या है, परिमाणवाचक। फूल रंग बिरंगे हैं, यह वाक्य भेद है, तो फूल कैसे हैं, रंग बिरंगे हैं, और ये इसका गुण है, तो गुणवाचक विशेषण। इस तरीके से प्यारे बच्चों थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो सभी प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। वह खरगोश गाजर खा रहा है, वाक्य में वह, अभी हमने देखा वह क्या है, सर्वनाम है, और ये विशेषता खरगोश की विशेषता बताने का काम कर रहा है, तो क्या है, सार्वनामिक विशेषण।
राधिका की 3 बहनें हैं, ये वाक्य उदाहरण है। तो राधिका की 3 बहनें हैं, बहनों को गिन सकते हैं, 3 बहनें हैं, तो ये क्या है आपका संख्यावाचक विशेषण। प्यारे बच्चों, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग और वचन के बाद क्रिया से संबंधित प्रश्नों को आप यहाँ पर देख सकते हैं और आप अच्छे से जानते हैं काम को करना या अपने आप में होने वाले शब्दों से संबंधित क्या होती है, क्रिया होती है। जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, क्रिया शब्द। बच्चा सो रहा है, वाक्य में कौन सी क्रिया है? बच्चा सो रहा है, तो सोना अपने आप में होने वाली क्रिया है, तो ये हमारी क्या है, अकर्मक। यहाँ पर कोई कर्म नहीं है। धोबी कपड़े धो रहा है, इस वाक्य में क्रिया है, तो धोबी किसको धो रहा है, कपड़ों को, तो कपड़े क्या है, कर्म। तो जहाँ पर कर्म होता है वो सकर्मक होती है और जहाँ पर कर्म नहीं होता वो क्या होती है, अकर्मक। कृति नाच रही है, इस वाक्य में नाच रही है, तो नाच रही है क्या है, क्रिया है। यहाँ पर तीसरा विकल्प क्या हो जाएगा, सही। मोहित सेब खाता है, तो क्या खाता है, सेब, और सेब यहाँ पर क्या है, कर्म है, और जहाँ पर कर्म होता है वहाँ पर क्या होती है, सकर्मक क्रिया। कर्ता जो काम करता है उसे क्या कहते हैं, कर्ता जिस काम को करता है उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। क्रिया क्या होती है, जिसे कर्ता करता है। जब क्रिया के साथ कर्म होता है तो वो सकर्मक होती है और जब क्रिया के साथ कर्म नहीं होता वो क्या होती है, अकर्मक। शिक्षक ने विद्यार्थियों को पुस्तक दी, तो देने का काम किया जा रहा है, क्या दी जा रही है, पुस्तक, और किसको दी जा रही है, विद्यार्थियों को। तो यहाँ पर कितने कर्म है, 2 कर्म है। तो कभी कभी एक ही वाक्य में क्रिया के साथ 2 कर्म होते हैं, तो 2 कर्म क्या होते हैं, द्विकर्मक क्रिया में। किसान फसल काट रहा है, वाक्य में क्रिया है, तो देखो काट रहा है, क्या काट रहा है, फसल को काट रहा है, तो यहाँ पर एक ही कर्म है, तो क्या हो जाएगी, सकर्मक क्रिया। बच्चे तालाब में तैर रहे हैं, वाक्य में क्रिया है, तैर रहे हैं, और कहाँ तैर रहे हैं, तालाब में, तो यहाँ पर क्या है, सकर्मक। क्या, किसे अथवा किसको लगाकर प्रश्न पूछने पर उत्तर मिलने से क्या मिलता है? अगर हम क्या, किसे अथवा किसको लगाकर प्रश्न पूछते हैं क्रिया से तो हमें सकर्मक क्रिया की पहचान मिलती है। दूसरा विकल्प क्या है, सही है। सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, तो देखो मोहन खाना खाएगा, नीरज खाना खा रहा है, शारदा ने खाना खाया, तो सकर्मक क्रिया क्या है, अब खाना खाएगा, खा रहा है, खाना खाया, तो देखो खा रहा है और क्या खा रहा है, खाना खा रहा है। मोहन खाना खाएगा, खाना खाएगा, अगर हम इसे क्रिया मानते हैं तो यहाँ पर नहीं बताया गया कि वो क्या खाएगा, लेकिन अगर हम कहते हैं खाएगा और क्या खाएगा, खाना, खाना यहाँ पर कर्म हो सकता है। नीरज खाना खा रहा है, खा रहा है, क्या खा रहा है, खाना, तो स्पष्ट रूप से अगर हम बात करें तो ये हमारी सकर्मक होगी। लेकिन इस सवाल को सही तरीके से पूछना चाहिए था, यहाँ पर वाक्य और स्पष्ट होने चाहिए थे। शारदा ने खाना खाया, तो खाना खाया अगर हम पूरी क्रिया मानते हैं, खाना खाया तो क्या खाया हमें नहीं पता, या फिर खाया, क्या खाया, खाना, तो यहाँ पर अगर हम खाना को कर्म मानते हैं तो ये दोनों भी सकर्मक ही लगते हैं। तो इस सवाल में मेरे हिसाब से और स्पष्ट विकल्प दिए होने चाहिए थे। प्रिया सो रही है, तो सोना अपने आप में होने वाली क्रिया है, प्रिया सो रही है तो क्या है, अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया में नहीं होता है, तो आप सभी जानते हैं अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता है। नीरज खेल रहा है, वाक्य में क्रिया है, तो खेल रहा है, खेलना अपने आप में क्या है, अकर्मक क्रिया है, यहाँ पर कर्म की आवश्यकता नहीं है। मोहन जाग गया है, तो जागना भी अपने आप में होने वाली क्रिया है, ये भी क्या है, अकर्मक। तो यहाँ पर अकर्मक और सकर्मक में हमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है, थोड़ा सा अभ्यास कर लेंगे तो यहाँ हम कर्म के साथ सकर्मक होगी और बिना कर्म के हमारी क्रिया क्या हो जाएगी, अकर्मक। प्यारे बच्चों, आगे जो हमारा पाठ दिया गया है वाक्य से संबंधित है और वाक्य से संबंधित यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, तो आज के लिए बस इतना ही। इसके दूसरे भाग में हम जो पाठ हमारे बच गए हैं उनको विस्तार से हम इनके बारे में जानेंगे, इन सवालों को हम हल करेंगे। तो आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आप इन सभी प्रश्नों का अच्छे से अभ्यास कर लीजिएगा और किसी भी व्याकरण की पुस्तक से एक बार जरूर सारे पाठ पढ़ लीजिएगा, ताकि हिंदी ओलंपियाड की परीक्षा में कोई भी सवाल पूछा जाता है तो कोई भी सवाल आपका छूटे ना और कोई भी सवाल आपका गलत ना हो। मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ, तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और खुश होकर अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।